हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उन पर वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th फिजिक्स के जो 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 स्टार वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 12th में हैं और इस बार 2024 में फिजिक्स का पेपर देंगे, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है। और आप सभी को पता है कि जो 2024 बोर्ड एग्जाम है अब वो नजदीक आता जा रहा है, ठीक है। ऐसे में आपको जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 12th फिजिक्स 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं, यानी कि चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक और चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 14 तक सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, ठीक है। लेकिन वो लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे चैप्टर में जिनको पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है। वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार या द्रव्यमान जो है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए दो वस्तु है भैया, एक आपका ये है, ठीक, और एक और वस्तु ले लेते हैं इन्हीं के साथ में। दोनों को, ये आपका दूसरा वस्तु है, ठीक है। अब दोनों में हम घर्षण कराते हैं, मतलब समझ लीजिए कि दोनों को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में भैया कुछ ना कुछ आवेश होंगे, ठीक, आवेश होंगे। तो कहा जा रहा है कि जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जैसे जब आप घर्षण कराएंगे तो दोनों वस्तु में से कोई आवेशित होगा, किसी से आवेश दूसरे में जाएंगे, किसी से आएंगे, ठीक है। तो ऐसा होगा तो क्या होता है, तब उस वस्तु का द्रव्यमान, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब उस वस्तु के द्रव्यमान यानी कि भार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए ए ऑप्शन है सदैव बढ़ जाता है, बी है सदैव घट जाता है, सी है थोड़ा बढ़ या घट जाता है और ऑप्शन नंबर डी है एक जैसा बना रहता है। तो देखिए इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब जब भी हम घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो दोनों में से कोई एक वस्तु, किसी से आवेश ट्रांसफर होंगे, किसी से आएंगे भैया, तो उनका जो द्रव्यमान है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। किसी का घटेगा तो किसी का बढ़ेगा, ठीक, समझ में आया। जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है। मैं आपको 100 रुपए में से 50 रुपए दूंगा तो आपका तो रुपया बढ़ गया, ठीक है, आपके पास 150 हो गया, लेकिन मेरे पास तो 50 ही है, यानी कि मेरा घट गया आपका बढ़ गया, ठीक। तो वैसे ही यहां पर भी समझिए, क्योंकि फिजिक्स का मतलब क्या है, जो डेली हम रूटीन यूज करते हैं, जो डेली रूटीन में करते हैं, वही हमें फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक। क्योंकि पेड़ों से बहुत सारे आम गिरते हैं, अब वहां पे गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया न्यूटन ने, ठीक। तो ऐसे ऐसे ही फिजिक्स जो है हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो जो क्वेश्चन आपको पता होंगे उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताया कीजिएगा। जैसे मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 4 क्वेश्चन वो बोलते हैं भैया, उसका सही आंसर 4 ऑप्शन बोलेंगे, सही आंसर जो होगा वो आपको बताना होगा। तो आप लोग पहले ही बता दिया कीजिए अगर आपको पता है, नहीं पता है तो मेरा काम है बताना, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ धनावेशित हो जाती है, इसका अर्थ है कि, यानी कि अगर आप कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये धनावेशित हो जाती है, इसका अर्थ क्या है। देखिए
ए है कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं, बी है कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं, सी है कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर निकलकर हवा में आ जाते हैं तथा प्रोटॉन रेशम पर, और डी है कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर आ जाते हैं। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट होगा। यानी कि जब भी हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। जैसे हमारे पास एक पेन है, ठीक है, इसको हम बालों में, सूखे बालों में रगड़ेंगे और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपने हाथ पे रखकर उसके पास पेन को ले जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा पेन उस छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्टिव करेगा, यानी कि आकर्षित करेगा। करके आप चेक कर सकते हैं, और शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने किया भी हो। ठीक है, बालों पर पेन को रगड़िए और हाथ में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को लीजिए। ठीक है, अब इसको आप लोग देखिए क्या हुआ, हमारे बालों से कुछ आवेश इसमें आ गए होंगे या फिर इससे उसमें चले गए, तो क्या होगा, जब आप कागज के टुकड़े के पास उसको ले जाएंगे तो वो कागज के टुकड़े को आकर्षित करेगा, यानी कि आवेशित हो चुका है, ठीक, दैनिक जीवन में। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। समझ में आ रहा है? सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी होंगे जो शायद आपने पढ़ रखे हो, ठीक, मैंने भी पढ़ाया होगा, तो आपका समझ लीजिए ये रिवीजन हो रहा है, ये भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट है। तीसरा देखिए क्या है, निम्न बलों में से कौन सा बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता? इन चारों में से कौन सा ऐसा बल है जो दूरी के व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता है? ठीक है, देखिए, ए आपका चुंबकीय बल, बी है गुरुत्वीय बल, सी है विद्युत बल, डी है नाभिकीय बल। तो देखिए, जो नाभिकीय बल होता है, न्यूक्लियर फोर्स, ये जो है दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता। बाकी जो चुंबकीय बल है, मैग्नेटिक फोर्स, गुरुत्वीय बल है, जो आपका विद्युत बल है, ये सारे हमारे दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, लेकिन जो नाभिकीय बल है वो नहीं करता। ठीक, और आप सभी को पता होगा ये जो तीनों बल हैं इनको हम फर्स्ट फिजिक्स में पढ़ते हैं, नाभिकीय बल हम सेकेंड फिजिक्स में पढ़ते हैं, नाभिक चैप्टर है ही आप में, उसमें हम नाभिकीय बल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो ये तीनों इस नियम का पालन करते हैं, बट नाभिकीय बल नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, डिजिट दिया गया है, जो सही आंसर है वही आपको चूज करके लिखना है। करेक्ट आंसर जो है इसको आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। किसी कुचालक या फिर इसे विद्युत रोधी भी कह सकते हैं। कुचालक का मतलब क्या होता है? चालक का मतलब क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सके। कुचालक का मतलब या विद्युत रोधी का मतलब क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से ना हो सके। ठीक, जैसे करंट, अगर आप लोहे को बोर्ड में टच कराएंगे तो करंट आपको लगेगा। ठीक, लकड़ी, सूखी लकड़ी को कराएंगे कहां लगेगा? ठीक, समझ में आया? तो कुचालक विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है, यानी कि ये माध्यम है, इसको यहां पे मान लिख दीजिएगा। ठीक है, तो किसी कुचालक या फिर विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ए है -3, बी है 0, सी है 0.7, डी है 6। तो देखिए, किसी कुचालक या विद्युत रोधी माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो 6 तक हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक, समझ में आया? तो ये आपका ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब ऑनलाइनर क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव भैया एक एक नंबर के आएंगे, तो उसमें कितना बड़ा रहेगा वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब इसी क्वेश्चन की मैं बात अभी कर रहा था कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पढ़ चुके हों। ठीक है, पढ़े तो अच्छी बात है, मैंने भी बताया है। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक, देखिए, ए है न्यूटन प्रति कूलम, बी है जूल प्रति कूलम, सी है वोल्ट मीटर और डी है न्यूटन मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ई से। कैपिटल ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ अपान क्यू। ठीक, समझ में आया? तो ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका यूनिट क्या होगा। देखिए, एफ क्या है? बल, बल का मात्रक न्यूटन, क्यों क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक कूलम। तो सिंपल सा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, अगर आपको फॉर्मूला पता है किसी भी राशि का तो आप उसका यूनिट बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है चैप्टर्स में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? ठीक है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? ठीक,
इंग्लिश भी थोड़ा बहुत समझते चलिए, क्योंकि आगे भैया जब जाएंगे, चाहे आप नीट की तैयारी करें या फिर किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी, किसी भी कोर्स की तैयारी करेंगे, तो इंग्लिश में ज्यादातर चीजें आपको मिलेंगी। तो अभी से कुछ हमें इंग्लिश आएगा तो आगे चलकर हमें थोड़ी सी आसानी होगी या फिर बहुत आसानी होगी। ठीक, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? ए है वोल्ट, बी है जूल, सी है कूलाम मीटर, डी है कूलाम मीटर। ठीक, तो देखिए इसमें से दोनों ऑप्शन लगभग सेम लग रहे हैं। एक को हम कर देते हैं कूलाम प्रति मीटर, ठीक, एक को प्रति मीटर कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो अब बताइए इसका मात्रक क्या होगा? जो स्टूडेंट चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं, चाहे वो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर हो, चाहे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर हो, जिन्होंने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन का आंसर उनको पता होगा, क्योंकि उनको पता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला पता है तो आप बहुत आसानी से इसका यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग डिनोट करते हैं P से। P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। Q क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। L क्या है? लंबाई, दूरी, दूरी का मात्रक होगा मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कूलाम मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ये कूलाम प्रति मीटर मैंने इसीलिए किया था। दोनों ऑप्शन सेम नहीं हो सकते, मिसप्रिंट यहां पर हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम के फिजिक्स के पेपर में मिसप्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पेपर को बहुत अच्छे से चेक करके ही आपको दिया जाता है, आपके पास भेजा जाता है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। देखिए वह अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, वो 0 है? बताइए। ए है H2O जल, बी है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी है O2 ऑक्सीजन एंड डी है NH3 यानी कि अमोनिया। तो इसमें से कौन सा वो मॉलिक्यूल है जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज 0, जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट 0 है? ठीक है, तो वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी O2। देखिए इसमें से जो ऑक्सीजन है, इन चारों में से मैं बता रहा हूं, ठीक है, इन चारों में से जो ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट 0 होगा, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा, यानी कि विद्युत द्विध्रुव ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? तो A है P डॉट E, B है 0, C है P इंटू E, D है P अपान E। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, P इंटू E। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E में, विद्युत क्षेत्र E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। P क्या है? P है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो इसमें लगने वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण क्या होगा? जो टाउ है, ठीक है, वो P इंटू E होगा। तो आपका C वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए, अब आपको एक क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका आंसर आपको सर्च करके या आपको पढ़ाया भी गया होगा, तो इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है देखिए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ठीक, फर्स्ट है ए है वोल्ट प्रति मीटर, बी है न्यूटन प्रति कूलम, सी है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, डी है वोल्ट मीटर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं फर्स्ट चैप्टर को कितने स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो सही से दे लेगा, समझ लीजिए उसने फर्स्ट चैप्टर को फाइनली अच्छे से पढ़ रखा है। तो कमेंट करके आप लोग इसका क्वेश्चन बताइएगा। दैट्स द HW फॉर यू, ठीक है, दैट्स अ होमवर्क, समझ लीजिए। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। कितनों को आंसर पता है जल्दी बताइएगा। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व कराया था। देखिए क्या है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए धातु का ये एक आवेशित गोला है, अगर इसके पृष्ठ से, देखिए धातु का ये सरफेस है, ठीक, अगर इस धातु के गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाएं, ये इसका सेंटर है, अगर इसकी ओर जाएं तो विद्युत क्षेत्र जो होता है E, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो A है बढ़ता है, B है घटता है, C है सर्वत्र शून्य रहता है और D है उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर। तो देखिए पृष्ठ पर जो होगा उतना नहीं रहता, यानी कि ये हमेशा 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका C वाला बिल्कुल राइट होगा। अगर आप धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स 0। ठीक, उसकी वैल्यू जो होगी वो 0
होगी, क्योंकि उसके पृष्ठ पर जो वैल्यू होता है वो अलग होता है। ठीक है, ऐसे बताया गया था गोले के भीतर, गोले के बाहरी सतह पर और गोले के केंद्र पर, तो इसके सेंटर पर जो होगा भैया वो 0 होगा। ठीक, एक डेरिवेशन भी है आपके फर्स्ट चैप्टर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? शायद मैंने ये क्वेश्चन भी आपसे किया था, लेकिन जब क्वेश्चन आ ही गया है तो इसका आंसर भी मैं बता देता हूं। देखिए ए ऑप्शन है आपका, इसको ए कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर डी ऑप्शन आ जाएगा तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, तो ए आपका है जूल प्रति कूलाम, बी है जूल इंटू कूलाम, सी है कूलाम प्रति जूल और डी है न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत विभव को हम बी से डिनोट करते हैं, V इक्वल टू होता है W अपान Q। W क्या है? कार्य, कार्य का मात्रक जूल, Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका आंसर क्या होगा? जूल प्रति कूलाम। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी फॉर्मूले हैं आपके फिजिक्स में, सारे के सारे फॉर्मूले को आज ही समझ लीजिए, आज ही पढ़ लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले का जो यूज है वो 2 जगह होता है, एक तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और दूसरी चीज है उसका यूनिट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में, मतलब मात्रक और बीमा निकालने में भी इसका यूज जोरों से किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम 1 EV भी बोलते हैं। 1 EV मैंने बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कई सारे मैंने न्यूमेरिकल्स भी लगवाए हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू को रखकर। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना होता है? ए है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, बी है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, सी है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 31 जूल एंड डी है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 जूल। तो देखिए इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ठीक, जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं होता है वो तो कूलाम में होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जो है जूल में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल होती है। दोनों की वैल्यू सेम है बट यूनिट अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिए, 13 नंबर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए भैया एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, जब इन दोनों को क्या करते हैं हम अधिक समीप लाते हैं, ये आगे ये और ये आगे ये, तो इनकी जो स्थितिज ऊर्जा है जो U होती है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, ए है घटती है, बी है बढ़ती है, सी है उतनी ही रहती है, डी है शून्य हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाएंगे तो जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसमें वो इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा। तो वी वाला ऑप्शन सही है, दोनों भाई थे, दोनों को हम ज्यादा समीप लेकर आए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई, मतलब 2 भाई हैं, दोनों अगर अलग अलग हैं, साथ में नहीं रहते भैया, तो उनका जो पावर है वो कम रहेगा, क्योंकि बताया गया है पहले से ही यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। जब तक हम संगठित रहेंगे, हम खड़े रहेंगे, जैसे हम विभाजित हो जाएंगे गिर जाएंगे। ठीक, तो ये दोनों जब अलग अलग थे भैया तो इनकी स्थितिज ऊर्जा थोड़ी कम थी, एनर्जी। ठीक, हम लोग उसको पावर से कर सकते हैं, 2 भाई थे, पावर कम था, साथ में हो गए भैया दोनों, पावर ज्यादा हो गया। ठीक है, ये दोनों साथ में आ गए, स्थितिज ऊर्जा इनकी बढ़ गई। ठीक, दैट्स अ कंपैरिजन बिटवीन 2 ब्रदर। ठीक है, तो यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉनों का कंपैरिजन ब्रदर से किया है, एनर्जी। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धारिता का मात्रक है? इन चारों में से कौन सा धारिता का मात्रक है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? ठीक, ए है कूलाम, बी है एम्पियर, सी है वोल्ट, डी है कूलाम प्रति वोल्ट। तो धारिता को हम लोग डिनोट करते हैं सी से, सी इक्वल टू होता है क्यू अपान वी, क्यू अपान वी। देखिए क्यू आपका है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, बी है विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो इसका एक और मात्रक होता है, मैंने बताया था, चाहे आप इसको कूलाम प्रति वोल्ट बोलिए या फिर इसका जो सेकंड यूनिट होता है दैट्स अ फैरड। ठीक, फैरड भी आप बोल सकते हैं, जैसे विद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, या फिर आप वोल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी होता है, या फिर आप एम्पियर भी कह सकते हैं। वैसे ही धारिता का मात्रक जो होता है, कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो कूलाम प्रति वोल्ट भी होती है और फैरड भी होती है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आता है तो उसको सही कहा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, त्रिज्या ए के किसी पृथक गोलीय चालक की धारिता होती है। देखिए मैंने इस चैप्टर में एक डेरिवेशन कराया था, सेकंड चैप्टर में, गोलीय चालक की धारिता या विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, मैंने बताया था C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, कहीं कहीं R भी देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए, A है आपका ऑप्शन, A अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फैरड,
बी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए फैराड, सी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए फैराड एंड डी ऑप्शन है ए फैराड। तो देखिए विलगित गोलीय चालक की धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहां पर देखिए सी क्या है, धारिता है, पाई तो आपका पाई ही है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, एंड ए क्या है, इस चालक की त्रिज्या। जो गोलीय चालक आपका है इसका रेडियस है, क्योंकि भैया गोलीय चालक है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो जो ए है ये त्रिज्या है। कहीं कहीं हमें ये स्मॉल आर से भी देखने को मिलता है, मतलब दोनों दिया जा सकता है, चाहे स्मॉल ए और चाहे स्मॉल आर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि त्रिज्या को हम दोनों से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर गोलीय चालक है उसकी त्रिज्या ए है, वहां पर सीधा सीधा दिया गया है कि इसका जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है दैट्स ए, तो किसी पृथक गोलीय चालक की धारिता होगी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए होगी। ठीक है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, डेरिवेशन मैंने कराया था इसमें। 16 नंबर देखिए, एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। मैंने बताया था संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, अब दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दें, मतलब दोनों को भैया हमने जोड़ दिया एक तार से, तो क्या होगा, आखिर क्या होगा, कौन सी घटना होगी, इंसिडेंट। ठीक, ए आपका है विभव अनंत हो जाएगा, बी है आवेश अनंत हो जाएगा, सी है संधारित्र निरावेशित हो जाएगा एंड डी ऑप्शन है आवेश पूर्ण मान का दोगुना हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर एक संधारित्र की दोनों प्लेटों को हम एक ही तार से जोड़ देते हैं, दो प्लेटें हैं दोनों को एक तार से ऐसे जोड़ दिया, देखिए दोनों प्लेटें हैं ये तार है, ठीक, दोनों को हमने जोड़ दिया तो जो संधारित्र है वो निरावेशित हो जाएगा, ना तो उसका विभव बढ़ेगा ना ही उसका आवेश बढ़ेगा, बल्कि जो संधारित्र है वो निरावेशित हो जाएगा, मतलब उसमें कोई आवेश नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, एक संधारित्र है जिसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, यदि इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। मतलब दो प्लेटें हैं संधारित्र की, दोनों को बैटरी से जोड़ दिया गया है। देखिए थोड़ा सा इसको थिन लेंगे। ठीक है, ये आपकी दो प्लेटें हैं संधारित्र की, दोनों को किसी बैटरी से मान लीजिए जोड़ दिया गया है। ठीक, अब इसके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, देखिए यहां पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर रख दिया जाए तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब इसमें कौन सा ऐसा राशि है जो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, ए ऑप्शन है आवेश, इसको आवेश कर दीजिएगा। ठीक है, बी है विभवांतर, सी है धारिता, डी है ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विभवांतर। देखिए अगर एक आवेशित संधारित्र जो बैटरी से जुड़ा है, यदि इसकी दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो इसमें से जो विभवांतर है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंजेस, ये अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब दो संधारित्र हमने लिया, इसके बीच परावैद्युत पदार्थ रख दिया, दोनों संधारित्र की प्लेटें बैटरी से जुड़ी हुई हैं, अब संधारित्र के जब रख देंगे तो इसमें जो विभव होगा वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया है जब मैं आपको संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा रहा था। ठीक है, तब ये रीजन मैंने बताया था आखिर क्यों नहीं होगा, कैसे क्या होता है। इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, क्योंकि पृथ्वी की धारिता अनंत है तो उससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आते हैं, धनावेश को निरावेशित कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। यानी कि मान लीजिए किसी तार को हमने बैटरी से जोड़ दिया है, उसमें बहुत ज्यादा करंट प्रवाहित होने के कारण वो तार गर्म हो जाता है। ठीक, देखा होगा आपने, कोई कोई तार अगर उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है भैया तो उसमें धारा ज्यादा बहती है, और जब धारा ज्यादा बहेगी तो वो तार गर्म हो जाएगा, और कहीं कहीं शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है भैया, तार जल गया, हमारी भाषा में कहा जाएगा कि तार जल गया है। ठीक है, तो आखिर इसमें होता क्या है, कौन सी ऐसी राशि है जो नहीं बदलती, जो अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो इनमें से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो ए है अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बी है प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी, एंड सी है प्रतिरोध रेसिस्टेंस, एंड डी है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो इनमें से जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, बाकी अनुगमन वेग में भी परिवर्तन होगा,
प्रतिरोधकता में भी होगा, प्रतिरोध में भी होगा, बट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। दैट्स अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिए क्या है। 19 प्रतिरोध की विमा क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस? इसको कैसे समझोगे? देखिए प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू V अपान आई। R इक्वल टू होता है V अपान आई। कैसे निकालोगे? देखिए प्रतिरोध की विमा निकालनी है तो आपको V की और I दोनों की विमा पता होनी चाहिए। तो विद्युत विभव की विमा क्या होती है मैंने आपको पहले ही बताया था, ML2, ठीक है, T के पावर -3 A के पावर -1। और जो आपका I है इसकी विमा तो A होती ही है, इसको ऐसे रहने देंगे, इसको भाई A को ऊपर ले जाएंगे, अकेले हैं भैया तो ऊपर ले जाएंगे, साथ में हो जाएंगे। तो ML2 T के पावर -3 A के पावर -1, और ये A जब ऊपर जाएगा तो A के ऊपर 1 रहता है, ये -1 हो जाएगा। ठीक, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा जल्दी बताइए? तो ये आपका आ जाएगा ML2 T के पावर -3 A के पावर -1, ऑलरेडी था -1 और आ गया, तो माइनस माइनस प्लस -2। ठीक, तो ये आपकी बीमा होगी। तो प्रतिरोध की बीमा क्या होती है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए है ML2 T के पावर -2 A के पावर -1, बी है ML2 T के L के पावर M2 L3 T के पावर -2 A के पावर -3, एंड सी ऑप्शन इज ML2 T के पावर -3 A के पावर -2। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ML2 T के पावर -3 A के पावर -2 प्रूफ करके भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया ये? अगर आपको प्रतिरोध का फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस? ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या होता है इसका? रो इक्वल टू RA अपान L, RA अपान L। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। यहां से मात्रक निकाल लीजिए। R क्या है? प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, A क्या है? एरिया, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। L क्या है? लंबाई, लेंथ, लेंथ का मात्रक होता है मीटर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल होगा, स्क्वायर है ये नीचे मीटर है, कैंसिल हो गया, तो बचेगा ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, बी है ओम इनवर्स मीटर, सी है ओम मीटर इनवर्स, एंड डी ऑप्शन इज ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। एक और क्वेश्चन आता है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस? ठीक, तो देखिए क्या होता है, क्योंकि जो विशिष्ट चालकता होती है उसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। यहीं पर मैं बता देता हूं, सिग्मा इक्वल टू होता है 1 अपान रो, 1 अपान रो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक, तो अब यहां से अगर कोई पूछे आपसे कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा, तो देखिए रो का मात्रक अभी मैंने निकाला है ओम मीटर, तो इसके जगह पर ओम मीटर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो के जगह पर कर देंगे ओम मीटर, क्योंकि इसका मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर। ठीक, अब आपसे पूछे इसका मात्रक क्या होगा सिग्मा का, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये इनवर्स में हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया, ओम मीटर होगा रो का मात्रक, लेकिन ये सिग्मा का अगर विशिष्ट चालकता का पूछा जाए तो ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा। शायद क्वेश्चन भी हो, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा। देखिए विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस? देखिए वही चीज, फर्स्ट है ओम मीटर, बी है ओम मीटर इनवर्स, सी है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, एंड डी है हमारा ओम इनवर्स मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक, अभी मैंने इसको फाइंड आउट करके भी दिखा दिया, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमारा यही था, तो उसको आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी था। ठीक, तो अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर। देखिए किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। देखिए यहां पर आपको प्रतिरोधकता नहीं पूछी जा रही है, ना ही चालकता, दोनों का गुणनफल पूछा जा रहा है, मतलब दोनों को गुणा किया जाए, तो किस पर डिपेंड करेगा? ठीक, ए है
काट क्षेत्रफल पर यानी कि एरिया पर, बी है ताप पर यानी कि टेम्परेचर पर, सी है लंबाई पर यानी कि लेंथ पर, एंड डी है किसी पर नहीं। तो देखिए चालक की जो प्रतिरोधकता होती है, विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम प्रतिरोधकता बोलते हैं। चाहे आप विशिष्ट प्रतिरोध बोलिए, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या फिर आप प्रतिरोधकता बोलिए रेसिस्टिविटी, दैट्स द सेम। ठीक, तो इसका तथा चालकता, जो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करेगा? तो ए है एरिया, बी है टेम्परेचर, बी है लेंथ एंड डी है नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए प्रतिरोधकता और चालकता का जो गुणनफल होता है वो इनमें से किसी पर डिपेंड नहीं करता, ना वो क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, ना ताप पर, ना लंबाई पर, यानी कि इसमें से किसी पर नहीं। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन हमारे यहां पर हो चुके हैं, चैप्टर जो भी चैप्टर आपके थे, और टोटल हमने इस वीडियो में 22 क्वेश्चंस लिए थे। ठीक, तो आज की ये क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।